समझ नहीं आ रही है बता दे दोबारा, या कोई भी किसी किस्म का भी सवाल है तो फ़ौरन जो चीज़ समझ ना आए उस वक्त रोक के आप है ना कर लें बस। Suppose that we have an experiment such as tossing a coin or die repeatedly to choose a marble from an urn repeatedly. अच्छा फर्ज करें आपके पास कॉइन है और आप टॉस करते हैं, और टॉस करने के बाद आप जो है ना एक बॉक्स में से अर्न में से आप मार्बल निकालते हैं, यानी आप टॉस करते हैं कॉइन को और मार्बल निकालते हैं। ईच टॉस और सिलेक्शन इज कॉल्ड अ ट्रायल। इस एक्सपेरिमेंट में हर टॉस को हम ट्रायल कहेंगे, ठीक है? जो हमने टॉस किया है उसको हम ट्रायल कहेंगे। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है। Okay. In any single trial, there will be probability associated with a particular event. जाहिर है जब हम ट्रायल करेंगे तो हर ट्रायल के आउटपुट की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगी। हेड आने की प्रोबेबिलिटी जैसे है, या टेल आने की प्रोबेबिलिटी जैसे है, या डाइस रोल करने में 1 आने की प्रोबेबिलिटी है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, 5 की, 6 की। तो हर ट्रायल की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी है। बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, फिर सिलेक्शन ऑफ रेड मार्बल, और हमने साथ सिलेक्शन करनी है, उसमें से कलरफुल उसमें मार्बल पड़े हैं तो हमने सिलेक्शन करनी है। रेड मार्बल हमारे पास आए तो उसमें कुछ रेड मार्बल्स पड़े हैं, कुछ वाइट मार्बल्स पड़े हैं, डिफरेंट कलर के मार्बल्स पड़े हैं जिनमें रेड मार्बल भी पड़े हैं। तो हमने क्या है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हेड आने की या टेल आने की, या 4 आने की, या 5 या 6 आने की, या रेड मार्बल सेलेक्ट करने की। इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें आउटपुट या ट्रू होती है या फॉल्स होती है, यानी हेड और टेल में क्या होगा, या हेड आएगा या टेल, रोलिंग डाइस में या इवन आएगा या ऑड, मार्बल रेड या होगा या नहीं होगा। बात समझ आ रही है? यस यस। सर। तो जहां आपको एक्सपेरिमेंट ऐसी सिचुएशन दे जहां सिर्फ आपने हाँ या ना में आंसर करना है, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होती है। In some cases, this probability will not change from one trial to the next. ऐसा होता है कि जब आप several trials करते हैं तो probability change नहीं होती। जैसे आप head और tail, एक coin को आप 1000 दफ़ा भी उछाल लें, उसके बाद भी head आने की probability 1/2 रहेगी। समझ रहे हैं बात को? समझ आ रही है? जी सर आ रही है। तो several trials के बावजूद probability change नहीं होती। Such trials are then said to be independent and are often called Bernoulli trials. ऐसे ट्रायल जिनकी आउटपुट सिर्फ 2 हो, ट्रू या फॉल्स, उनको कहा जाता है बर्नौली ट्रायल्स। रोलिंग अ डाइस में या 4 आएगा या 4 नहीं आएगा, टॉसिंग अ कॉइन में या हेड आएगा या हेड नहीं आएगा, सिलेक्शन ऑफ मार्बल्स में या तो रेड मार्बल आएगा या रेड मार्बल नहीं आएगा। ऐसे तमाम ट्रायल्स जिनका आउटपुट आप हाँ या ना में दे सकें, यस और नो में दे सकें, उनको कहा जाता है बर्नौली ट्रायल्स। कोई सवाल है तो कर लें। नो सर। Let P be the probability that an event will happen in any single Bernoulli trial. फर्ज करें P आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि एक इवेंट अकर करेगा, जैसे हेड और टेल है, इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो उस केस में P 1/2 होगा, और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी वो 1 माइनस P है, यानी वो भी 1/2 है। इसी तरह रोलिंग डाइस में 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? यस सर क्लियर है। तो वो ये बता रहा है लेट P बी द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट विल हैपन इन एनी सिंगल बर्नौली ट्रायल, और इसके ना हैपन होने की Q जो है इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल फेल टू हैपन इन एनी सिंगल ट्रायल। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी होगी, और अक्कर होने की, इवेंट हैपन होने की प्रोबेबिलिटी पी होगी। इसमें कोई सवाल है तो कर लें। कोई क्वेश्चन नहीं? ओके। द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल हैपन एग्जैक्टली x टाइम्स इन n ट्रायल्स, यानी अगर मैं उसको n टाइम्स करूं ट्रायल को और उसमें से x जो है x टाइम्स मेरा इवेंट अकर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? वो इस फंक्शन के जरिए फाइंड करेंगे।
probability of getting x capital is equals to small x is equals to ncx p पावर x q पावर n माइनस x। ये तरीकाकार है probability फाइंड करने का। जैसे the probability of getting 2 heads in 6 toss of fair coins, 6 toss of fair coins में 2 heads हमने अगर लेने हैं तो इसकी probability क्या होगी? तो वो n हमारे पास टोटल 6 है, x हमारे पास 2 है, p गेटिंग हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और q गेटिंग नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो हमारे पास ये n की जगह 6, x की जगह 2 और आगे p की जगह 1/2, q की जगह 1/2 और 6 में से 2 ट्रायल्स हैं तो 1/2 पावर 2 और 1/2 पावर 6 माइनस 2 gives you 6 factorial divided by 2 factorial into 4 factorial और 1/2 square into 1/2 power 6 minus 2 15/64 इसका आंसर आ गया। तो ये हमारी probability of getting 2 heads in 6 toss of fair coin। Any question? No sir। Okay। ओके, ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसको हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये जो फार्मूला हमने 1 में देखा है, ये वाला फार्मूला, ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है। इसमें x की वैल्यू 0 से लेके n तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती, और x की वैल्यूज हमेशा इंटीजर होंगी। इट कॉरेस्पॉन्ड टू सक्सेसिव टर्म्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन। जैसे भी आप बायनोमियल एक्सपेंशन करते हैं p + q पावर n की, तो बायनोमियल एक्सपेंशन में हर टर्म जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट को जाहिर करती है। जैसे ये है, ये जाहिर करती है कि n ट्रायल्स में 0 दफ़ा 2 आए, 6 ट्रायल्स में 0 दफ़ा 2 आए मीन्स q पावर 6, या n ट्रायल्स में 0 दफ़ा हेड आए, ये है q पावर n। n ट्रायल्स में 1 दफ़ा हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये है, n ट्रायल्स में 2 दफ़ा हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये है, एंड सो ऑन। कोई सवाल है तो कर लें। कोई सवाल नहीं है? ओके। अगर हमारे पास n1 है तो हम इसी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कह देंगे। अगर हमारे पास n1 है तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, बस बर्नौली उस वक्त होगी जब n की वैल्यू 1 हो, यानी हमने एक दफ़ा ट्रायल करना हो। तो x की वैल्यूज या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, ठीक है ना? जी सर सही। इस केस में हम उसे बायनोमियल बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे जब n1 होगा। अदरवाइज ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर n2 है, 3 है, 4 है, 5 है तो जनरली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, लेकिन अगर n की वैल्यू 1 हो तो इसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कोई सवाल है तो कर ले बेटे। क्लियर है? Some properties of the binomial distribution. Some of the important properties of binomial distribution are listed in table 4, 5. ये है जी मीन, इसका n है कि मीन कैसे निकालते हैं। दोबारा डिस्क्राइब करने की मुझे जरूरत नहीं है, और सम करते हैं। याद है आपको? जी सर। ओके। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ये NPQ होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट होता है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस Q माइनस P डिवाइडेड बाय NPQ का स्क्वायर रूट है। कोफिशिएंट ऑफ कॉर्ड्सेस 3 + 1 - 6PQ ओवर NPQ है। और मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो है Q + P × e⁻t होल पावर n, और करेक्टरिस्टिक फंक्शन इसका Q + P × e⁻iota होल पावर n। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो पैरामीटर्स हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के, वो फाइंड करने के फार्मूलाज हैं। अगर आपके पास n और p की वैल्यू है तो आप मीन फाइंड कर सकते हैं, n और p और q की वैल्यू है तो वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कॉर्ड्सेस भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास p और q की वैल्यू है तो आप ये फंक्शन
फाइंड कर सकते हैं जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। टी को 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट मूवमेंट आएगा, टी को 2 पुट करेंगे तो सेकंड मूवमेंट आएगा, टी को 3 पुट करेंगे तो थर्ड मूवमेंट आएगा, एंड सो ऑन। बात समझ आ गई? Yes, sir. Okay. In 100 tosses of a fair coin, the expected or mean number of heads is mu into n p. n क्या है 100, p क्या है 1/2। टॉसिंग का कॉइन में p जो है वो 1/2, 100 into 1/2 50। तो 50 आपके पास जो है वो मीन है, जब इस फार्मूले के जरिए हमने निकाला बाइनोमियल का। अब कोई स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपसे पूछता है तो आप निकालेंगे n into p q होल स्क्वायर रूट। तो n इंटू पी क्यू आंसर आ गया 25 स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 5। ये हमारे पास एक एग्जांपल थी जिसने सिर्फ दो चीजें फाइंड की है, मीन और वेरिएंस। आप बाकी चीजें भी फाइंड कर सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। कोई सवाल? नो सर। Clear है sir. ओके। द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स हम इस चैप्टर के एंड पे पढ़ेंगे, मैं इसको एंड पे करवाऊंगा। आगे आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। One of the most important examples of continuous probability distribution, पिछली वाली discrete थी, ये वाली continuous probability distribution is normal distribution, sometimes called Gaussian distribution. इसका नाम है normal distribution या Gaussian distribution. The density function of this distribution is given by small f of x is equals to 1 by sigma square root of 2 pi e power x minus mu square divided by 2 sigma square। और x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ मान, यानी x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये डेंसिटी फंक्शन है नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें म्यू और सिग्मा क्या है? म्यू जो है वो मीन है और सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ मीन म्यू होगा और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अच्छा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इंटीग्रेट करेंगे हम माइनस इन्फिनिटी से x e पावर v माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर dv। इससे हम इस फार्मूले के जरिए हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करेंगे। हाउएवर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। ये हम फाइंड कर सकते हैं, इसका टेबल बना हुआ है। नेक्स्ट, इफ वी लेट z बी द स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू x। अगर x आपके पास नॉर्मल है तो इसमें से मीन को माइनस करें और सिग्मा से डिवाइड करें तो आपका जो नया वेरिएबल आएगा उसका मीन जो है वो 0 होगा और वेरिएंस उसका 1 होगा। तो z का मीन जो है वो 0 होगा और वेरिएंस जो है वो 1 होगा। ये क्राइटेरिया है। इसके लिए डेंसिटी फंक्शन का फार्मूला वही रहेगा जो आपने ऊपर पढ़ा है 4 में। इसमें सिग्मा की जगह 1 पुट करेंगे और म्यू की जगह 0 पुट करेंगे, तो आपके पास ये बन जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सिग्मा स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो ये उसने फार्मूला लिखा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ई पावर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। जो ऊपर फार्मूला 4 में है इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। कोई सवाल है तो कर लो। ठीक है, नहीं। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करें तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से z e पावर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2 du। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम पहले भी फाइंड करते रहे पिछले चैप्टर्स में, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उसी तरह फाइंड होगा। तो ये इसको थोड़ा सा उसने सिंप्लीफाई किया है कि 1/2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई फ्रॉम 0 टू z e पावर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 du। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का सिंपलेस्ट या सिंप्लीफाइड वर्जन है इक्वेशन 8 में। So sometimes call the value z of the standardized variable z the standard score। ये जो स्मॉल z है इसको स्टैंडर्ड स्कोर भी कहते हैं। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन क्या है और स्टैंडर्ड स्कोर क्या है? स्टैंडर्ड स्कोर स्मॉल z की वैल्यू है और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये वाला फंक्शन है जो इक्वेशन 7 में आपको गिवन है। Okay. The function capital F of z is related to the extensively tabulated error function ERF के नाम से एक स्टैंडर्ड एरर फंक्शन आता है। ये उसका फार्मूला है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई 0 से z e पर माइनस यू स्क्वायर डी।
ये स्टैंडर्ड एरर फंक्शन है, तो इसके ज़रिए भी हम कैपिटल एफ निकाल सकते हैं। हाउएवर इसके लिए उसने थोड़ी सी एग्जांपल्स आगे कर दी हैं कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो कि z लाइज बिटवीन -1 एंड 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0.6827। करना क्या है, ये जो डेंसिटी फंक्शन 7 में है इसको आप इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम -1 to 1, जो आंसर आएगा वो ये आएगा 0.6827। अगर -2 से 2 करेंगे तो आंसर आएगा 0.9545, और अगर -3 से 3 करेंगे तो आएगा 0.9973। नीचे डायग्राम में उसने दिखाया कि -1 से 1 ये एरिया आएगा, -2 से 2 ये वाला एरिया आएगा, और -3 से 3 ये 0.9973। अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स ऑफ द वेरिएंस जो है, 3 टाइम्स ऑफ द वेरिएंस, इसका वेरिएंस 1 है तो 3 टाइम्स ऑफ द वेरिएंस जो है उस इंटरवल में 99% डिस्ट्रीब्यूशन लाए करती है, बल्कि 99.73% डिस्ट्रीब्यूशन लाए करती है। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करेंगे तो -3 से 3 मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन कवर हो रही है। यहाँ उसने इक्वेशन 10 में बताया कि -3 से 3 99.73% डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कवर हो रहा है। एनी क्वेश्चन? अच्छा, सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन कैसे निकालना है? मीन म्यू, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन उस सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 होता है, प्रोसेस 3 हो रहेगा, ये कांस्टेंट्स हैं दोनों। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन e पावर ut प्लस सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन में t की जगह पे आयोटा ओमेगा आ जाएगा। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? ओके। द रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये कोशिश करूंगा कि बच्चों को ये समझ आए, क्योंकि ये अप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। इफ n इज लार्ज एंड इफ नीदर p nor q इज टू क्लोज टू 0, अगर p और q छोटी वैल्यूज ना हो और n बहुत बड़ा नंबर ले, मैं थाउजेंड्स में ले रहा हूँ, द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड बाय द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल z, जो हमने बनाया था x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। याद है? ये पिछली एग्जांपल में जो हमने किया है, पिछले इक्वेशन में कि z हमने क्या बनाया, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो म्यू क्या है? मीन, np है बाइनोमियल का, है ना, और वेरिएंस क्या था? माइनस पी क्यू का स्क्वायर रूट। याद है बाइनोमियल का वेरिएंस? जी सर। ओके। तो वो कहता है कि अगर आप z ये ले लें तो हर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, ये कह रहा है वो। तो रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल एंड नॉर्मल ये है कि अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी हो, p और q 0 के करीब ना हो, काफ़ी बड़े हों 0 से, तो फिर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पे। दोनों वैल्यूज आपको एक जैसी देंगे, ये कह रहा है। तो सवाल है तो कर लें। अब डिस्ट्रीब्यूशंस में बहुत सारी चीजें आपको कॉमन नजर आना शुरू हो जाएंगी, जैसे पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इक्वेशन 13 में जो फार्मूला लिखा हुआ है, अगर रैंडम वेरिएबल ये फार्मूला फॉलो करता है डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, तो फिर ये पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है रैंडम वेरिएबल। तो लैम्डा एक्स e पावर माइनस लैम्डा, अनीस, लैम्डा पावर x e पावर माइनस लैम्डा ओवर x फैक्टोरियल, ये जो है पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। इसके लिए मीन लैम्डा होगा, वेरिएंस लैम्डा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन लैम्डा का स्क्वायर रूट होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी लैम्डा पे डिपेंड करेगा और प्रोसेस भी लैम्डा पे डिपेंड करेंगे। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन इसका e पावर लैम्डा इंटू e पावर t माइनस 1 है, और t की जगह अगर आयोटा ओमेगा पुट कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आ जाएगा। तो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन ये भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन होगी। बाइनोमियल और पाइसन में फर्क ये है कि ये बर्नौली ट्रायल से नहीं बन रही, इसमें फाइनाइट वैल्यूज नहीं है x की,
उसमें n तक वैल्यूज ले सकते हैं ना x की। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, इसमें आप इन्फिनाइट वैल्यूज ले सकते हैं x की, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इन्फिनाइटली मैन। बात समझ आ गई जी? जी सर। ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, या इससे ज़्यादा आगे मैं अभी मेरा ख्याल है डिस्ट्रीब्यूशन में आगे ना जाऊँ। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस आप सिर्फ रीड करें और हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा देता हूँ। अच्छा, अगर रैंडम वेरिएबल इस तरह का डेंसिटी फंक्शन फॉलो करे जैसा इक्वेशन 18 में दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल टू x n c x b पावर x r पावर n माइनस x डिवाइडेड बाय b प्लस r पावर n, अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। इसका दूसरा फार्मूला ये इसने लिखा है 19, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए, विद रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है। ये दो फार्मूलाज है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के। इसमें मीन निकालने का फार्मूला ये है एन बी डिवाइडेड बाई बी प्लस आर, और वेरिएंस निकालने का फार्मूला ये है एन बी आर इंटू बी प्लस आर माइनस एन होल डिवाइडेड बाई बी प्लस आर स्क्वेयर बी प्लस आर माइनस 1। ये हमारे पास मीन और वेरिएंस निकालने का फार्मूला। पूरा टेबल अभी इसने नहीं बनाया, सिर्फ मीन और वेरिएंस का निकालना। अच्छा, अगर आप इसको बायनोमियल से कंपेयर करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बी ओवर कैपिटल एन यानी बी प्लस आर होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आर ओवर बी प्लस आर होगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये ट्रायल बन जाएगा। डेंसिटी का फार्मूला ये चेंज हो जाएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है बी की जगह एन पी आ जाएगा और आर की जगह एन क्यू आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। कोई सवाल? जी सर, क्लियर है। चलें, इस केस में पाइथन अप्रॉक्सीमेट हो सकती है, बायनोमियल अप्रॉक्सीमेट हो सकती है इस ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से। तो हर डिस्ट्रीब्यूशन यूज की जा सकती है दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, बट कुछ कंडीशंस होंगी वो पूरी करनी पड़ेंगी। हमेशा ट्रूली नहीं, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन अब आई है द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये बड़ी सिंपल सा फार्मूला है। एक तो ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन बाउंडेड, सॉरी सर आज के लिए इतना काफी है। ओके, देखते हैं। द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, a random variable x is said to be uniformly distributed in a less or equals to x less or equals to b। a जो है a और b इंटरवल के दरमियान x बिलोंग करता है। अगर इस तरह का कोई रैंडम वेरिएबल आ जाए जो बाउंडेड हो, पूरी रियल लाइन पे ना हो, बाउंडेड हो, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो हम यूज करें। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? इसका डेंसिटी फंक्शन है 1 over b minus a when x belongs to a and a b closed interval, और 0 होगा अदरवाइज। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो होगा 0 अगर x a से लेस है, x माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a अगर x बिटवीन a एंड b है, और 1 होगा अगर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b। ये है डेंसिटी फंक्शन यूनिफॉर्म का, और ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूनिफॉर्म डेंसिटी। इसमें मीन निकालने का फार्मूला ये है कि आप म्यू होगा आपके पास 1/2 a प्लस b, और वेरिएंस निकालने का फार्मूला होगा 1/12 b माइनस a होल स्क्वायर। ये है हमारे पास मीन और वेरिएंस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना। कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन ये उसका डेंसिटी फंक्शन है, और इसका मीन और वेरिएंस निकालने के लिए भी आपको सिंपली क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और डेंसिटी फंक्शन को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक्स से ओवर पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जो आंसर आएगा वो आपके पास मीन ऑफ कॉची डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसी तरह वेरिएंस का फार्मूला लिखेंगे, आप एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेट करके आंसर निकालेंगे, और मीन उसमें से माइनस करेंगे, मीन का स्क्वायर उसमें से माइनस करेंगे, वेरिएंस आ जाएगा। तो इस आज का टास्क आपका ये है कि आप कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस निकाल के लाएंगे। नोट कर लें इस चीज को। ठीक है, ओके सर। ओके, नेक्स्ट है गैमा डिस्ट्रीब्यूशन। गैमा डिस्ट्रीब्यूशन में डेंसिटी फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, एक्स पावर अल्फा माइनस 1 इंटू ई पावर माइनस एक्स ओवर बीटा डिवाइडेड बाय बीटा पावर अल्फा इंटू गैमा ऑफ अल्फा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, अदरवाइज ये 0। तो
सिर्फ पॉजिटिव डोमेन के लिए इसकी कोई वैल्यू आएगी, अदरवाइज ये 0 होगी। ऐसी ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है गैमा डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीन है अल्फा बीटा और इसका वेरिएंस है अल्फा बीटा स्क्वायर। ये इसका वेरिएंस है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला दिया हुआ है और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का फार्मूला भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हर नई डेंसिटी फंक्शन आपको सिर्फ फंक्शन चेंज करके दे रहा है। उसका मीन निकालने का तरीका वही है, उसका वेरिएंस निकालने का तरीका वही है, उसके मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालने का तरीका वही पुराना है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकालने का तरीका वही पुराना है। ये सारे तरीके पुराने हैं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला चेंज हो रहा है। ऐसा रैंडम वेरिएबल जो ये डिस्ट्रीब्यूशन या उसका डेंसिटी फंक्शन ये होगा, उसको हम कहेंगे वो गैमा डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है। A random variable x is said to have the gamma distribution अगर उसका डेंसिटी फंक्शन ये है। इसी तरह बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, अगर कोई रैंडम वेरिएबल इसको डेंसिटी फंक्शन के तौर पे लेता है 34 को, तो हम कहेंगे कि ये बीटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अदरवाइज ये इस यानी इस फंक्शन को लिखने का एक तरीका ये भी है 35 में जो इसने लिखा, गैमा ऑफ अल्फा प्लस बीटा, गैमा ऑफ अल्फा गैमा ऑफ बीटा एक्स पावर अल्फा माइनस 1 और 1 माइनस एक्स पावर बीटा माइनस 1। तो ये दो तरीके हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के, 34 इक्वेशन एंड 35 इक्वेशन। इसका मीन अल्फा ओवर अल्फा प्लस बीटा है और इसका वेरिएंस अल्फा बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 है। ये इसमें मॉड्स वगैरह उसने निकाले, लेकिन इसकी आपको जरूरत नहीं। मीन और वेरिएंस एटलीस्ट आपको निकालना आना चाहिए हर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैं यहाँ रुक रहा हूँ, काशी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं डिस्कस कर रहा। वन वेरिएबल की सारी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने तकरीबन डिस्कस कर ली है। ठीक है, आगे चैप्टर का हाफ पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। आगे हम सिर्फ ये देखेंगे, जैसे ये देखें इसने लिखा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये डेंसिटी फंक्शन होता है, ये मीन, ये वेरिएंस, ये मूवमेंट जनरेटिंग। वेबल डिस्ट्रीब्यूशन ये डेंसिटी फंक्शन होता है, ये मीन, ये वेरिएंस होता है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ये डेंसिटी फंक्शन होता है, ये मीन और ये वेरिएंस। सिंपल। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो इस चैप्टर में नई कोई बात आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ एक चीज मिलेगी, हर रैंडम वेरिएबल का एक नया डेंसिटी फंक्शन मिलेगा और उसका मीन और वेरिएंस निकाला हुआ होगा, या उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला होगा, या उसके क्रॉसेस या स्क्यूनेस निकाली हुई होगी, या मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाला होगा, या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकाला हुआ होगा, नथिंग एल्स। कोई सवाल है तो क्या? नो सर, क्लियर है। तो घबराने की इसलिए जरूरत नहीं। अगर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन भी सही तरह समझ आ गई है तो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ ये फार्मूला स्मॉल एफ ऑफ एक्स का बदल रहा है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में स्मॉल एफ ऑफ एक्स ये है, वेबल डिस्ट्रीब्यूशन में स्मॉल एफ ऑफ एक्स ये है, मैक्सवेल में स्मॉल एफ ऑफ एक्स ये है, बायनोमियल में स्मॉल एफ ऑफ एक्स कुछ और था। ठीक है, पाइथन में कुछ और होगा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन में स्मॉल एफ ऑफ एक्स ये है। इसी तरह हर डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ ये फार्मूला चेंज हो रहा है स्मॉल एफ ऑफ एक्स का। नहीं समझ आ रहा तो पूछें। सर आ गई है समझ। सबको समझ आ गई जी? जी सबको समझ आ गई है? मेरी आवाज आ रही है या नहीं? जी सर आ रही है। सबको समझ आ गई है? बाकी भी कुछ बोले या सबने माइक बंद करके बस छोड़ा हुआ है? यस सर। आपका सीआर सो गया है लगता है मुझे। यस सर, समझ आ गई। आ गई सर। नहीं सर। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब दें। तो इस पूरे चैप्टर का जो क्रक्स है या कोर है वो ये है कि आपको रैंडम वेरिएबल के डेंसिटी फंक्शन से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, तो उनके नाम बताए जा रहे हैं, जैसे बायनोमियल है, पाइथन है, बीटा है, ज्योमेट्रिक है, हाइपर ज्योमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है। तो ये बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के सिर्फ नाम है और उनका डेंसिटी फंक्शन का फार्मूला है। हम इस डेंसिटी फंक्शन को यूज करते हुए उसका मीन फाइंड कर सकते हैं, उसका वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, उसके मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, उसके प्रोसेस फाइंड कर सकते हैं, स्क्यूनेस फाइंड कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं?
जी सर। ओके, तो ये चीज़ें इस चैप्टर का हिस्सा होंगी। फिलहाल हमने 1 वेरिएबल के केस किए हैं, अगले लेक्चर में हम 2 वेरिएबल केसेस जो है वो करेंगे। अभी हमें तकरीबन आधा घंटा हुआ है पढ़ते हुए और आप लोग कहने लग गए कि बस करें। सर सिलेबस ज्यादा हो जाता है सर, बाद में फिर कवर नहीं होता। आपने कौन सा करना है, ज़्यादा हो या कम, आपको इससे क्या है? नहीं सर, सिलेबस करते तो हैं सर। नहीं, सिलेबस में ना तो कवर दस करने में, ताकि आप करें या ना करें सिलेबस तो कवर हो ना। देखें, एक काम तो हो, सारे काम नहीं हो सकते, सर चलो फिर कोई बात नहीं। फिर सर एक रिक्वेस्ट ऐसा करें सर, पढ़ा लें जितना, फिर थोड़ा काम कर लेना सर, पेपर के लिए सिलेबस थोड़ा शार्ट कर दें। मैं कुछ भी कर लूँ, आपने काम नहीं करना, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। क्योंकि मैंने आपके पेपर पढ़े हैं, नहीं सॉल्यूशंस सारे पढ़े हैं, करेंगे सर। और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ कि बेसिक से क्वेश्चन मैंने दिए हैं जो बड़े वेल नो थे और बच्चों का हाल बहुत पतला है। सर मुश्किल भी नहीं था मेरा ख्याल पेपर। सर जी जी बेटे पूछें। सर जो मिड पढ़ाया आपने सर, वो क्या फाइनल में इंक्लूड होगा कि नहीं? बेटे आप फाइनल वाला काम ही कर लें तो मेरा ख्याल है काफ़ी है। ये भी है सर जी, बिल्कुल। ओके सर। और कोई सवाल है तो कर लें।